भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को-फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर कार्य वक्त पर करते हैं और आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर कार्य कर पा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को एड्रेस कर ले रहे हैं। उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है, यानी परिवार को भी बहुत अच्छा समय दे पा रहे हैं। अमूमन खुश हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा लेट पहुंच रहे हैं। हमेशा कोई भी काम अगर उनको दिया गया है, कोई डेडलाइन है, तो उसको उस समय नहीं पूरा कर पाते हैं। हमेशा उससे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे लेटते हैं। विद्यार्थियों के लेवल पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि अमूमन विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी अपना काम सही समय पर, अपना रिवीजन सही समय पर करके तैयार रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं पूरा कर पाते हैं, छूट जाता है और इस तरह की हरकतें होती हैं। मैंने 2 परिदृश्य बताए कि कैसे कुछ लोग एकदम बेहतर ढंग से सही समय पर, सही तरह से अपने सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं और वहीं बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्यों होता है? एक टूल होता है कि हम अपना समय कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम अनुराग पांडे है और मैं बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अन्य पहलुओं के बारे में बात करूँगा। तो आइए जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये ज़रूर जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है, मतलब वी विल डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसको करने से क्या लाभ मिलता है हमको और ये कैसे करना चाहिए, ये स्किल क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें करी जाएँ जिससे कि आप इसको बेहतर ढंग से करके फ़ायदा पा सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेक्निक्स क्या हैं, इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स है कि भाई ये कार्य करिए, ये टूल यूज़ कीजिए, इन चीज़ों से इनमें से कैसे फ़ायदा मिल सकता है आपको। और हम ये भी जानेंगे कि इसके कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम समय का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कार्यों को ज़्यादा फ़ोकस्ड बना सकें, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें और अंत में उन्हीं 24 घंटों से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ला सकें। आप अपना समय कैसे बिताते हैं? उसको कैसे आप पूरा एक दिन काटते हैं, या आपका रूटीन डे क्या होता है, या वीक क्या होता है, या मंथ क्या होता है, या इवन साल भर के लेवल पर भी आप कैसे ढंग से अपने समय को प्रबंधित करते हैं, इस बारे में जानेंगे। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये इन चीज़ों को कवर करता है कि कैसे आप अपना दिन, वीक, मंथ और ईयर बिताते हैं, कैसे अपने समय को काटते हैं। दूसरा होता है कि जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं कि भाई घर पे भी अगर आप ध्यान दें तो आपको बिजली का बिल, सब्जी लाना, ग्रोसरी की परचेज़ और इस तरह के जो रूटीन कार्य हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो उनको करने कैसे करते हैं आप? उनको कंसोलिडेट करके एक बार में एक ख़ास टाइम स्लॉट में कर लेते हैं, या आप इंटरनेट के थ्रू पूरी तरह से घर से ही करने लग गए हैं और एज़ अ रिज़ल्ट आप अपना वो वक़्त बचा रहे हैं। आप क्या प्लान कर रहे हैं?
अपने रूटीन, अपने बेसिक कार्यों को करने के लिए। और आपको ये मदद करेगा कि कैसे आप आत्मनिरीक्षण करें और अपने समय के प्रबंधन को कैसे सुधारें, जिससे कि आप बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकें और उसके बेनिफिट्स पा सकें। तो इम्पोर्टेंस क्या है भई, इसके बारे में भी समझ लिया जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, द नंबर 1 पॉइंट इज़ कि सही काम को करना, टॉप वर्क। अगर आपके दिन में आप 10 कार्य करते हैं, तो उनमें से 4 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 3 सामान्य इम्पोर्टेंस के हो सकते हैं और 3 रूटीन हो सकते हैं। तो अगर चॉइस ली जाए कि हम किस कार्य को छोड़ेंगे, तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा समय हमारे टॉप कामों में जाए, ना कि नीचे वाले कामों में जाए, नॉन प्रायोरिटी वर्क्स में जाए। इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डूइंग द राइट थिंग्स एंड नॉट सेटिंग थिंग्स राइट, सही काम सही समय पे किए जाएं वाले अप्रोच से, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट की, कि हम लोगों को मदद मिलती है ये जानने में कि राइट टाइम पर राइट वर्क किया जाए, टॉप प्रायोरिटी वर्क को पहले एड्रेस किया जाए और कैसे किया जाए, वी विल टॉक अबाउट इट। अगर आप ठीक ढंग से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो अक्सर अमूमन आप बहुत चीज़ों के कंट्रोल में रहेंगे, अपने काम के कंट्रोल में रहेंगे, परिवार को दिए जाने वाले समय पर के लिए आप कंट्रोल में रहेंगे, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर रहेगा, काम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप सही समय पर सही कार्य कर रहे होते हैं और ये टेक्नीक आपको आ गई होती है। जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि एक बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि हम बहुत चीज़ों को का क्योंकि कंट्रोल में फ़ील करते हैं। अच्छा टाइम मैनेजमेंट अगर हमारे को आता है, तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ़ील करते हैं और अक्सर फिर बिकॉज़ आप में टाइम मैनेजमेंट के अच्छे उपयोग की वजह से एंग्ज़ायटी नहीं रहती। आप बहुत इत्मीनान से जीवन के हर मोमेंट को, इनफैक्ट बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, जिनका टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि वो बड़े रिलैक्स्ड नज़र आते हैं, क्योंकि उनके टॉप वर्क लाइफ में भी, पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी वो बड़े अच्छे से कर रहे हैं और सही ढंग से सही समय पर पूरा प्लान बना के कर रहे हैं। तो उनकी जो चीज़ें छूट भी रही हैं, वो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें छूट रही हैं, जो उनको नर्वस नहीं करती। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो छोटे-छोटे हज़ार कामों में लगे हैं, दिन भर की चीज़ों में लगे हैं और उनके समय समझ में वो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उनका परिवार भी दुखी है और इस तरह की दसियों घटनाएँ होती हैं। तो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहना एंड ऑन अ डेली बेसिस अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से अ, अपने हर काम का मज़ा लेने का एबिलिटी आता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सही वर्क लाइफ बैलेंस बनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हम सबका जन्म अच्छा कार्य करने के लिए तो हुआ है, लेकिन हमेशा गधों की तरह कार्य करते रहने के लिए नहीं हुआ है। काम हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपने को बेहतर ढंग से फ़ीड कर सकें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अपने परिवार हैं या जो अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे ढंग से एड्रेस कर सकें, इसलिए कार्य किया जाता है, इसलिए बिज़नेस किया जाता है और अन्य भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या है? क्यों करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमको समय प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है उसकी? अ, प्रभावी ढंग से समय के प्रबंधन से जीवन की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती है। हमको फुलफिलिंग लाइफ जीने में बहुत हेल्प मिलती है उससे। थोड़ा ईज़ी रहता है, एंग्ज़ायटी नहीं रहती है। हम एन्जॉय कर सकते हैं, मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, क्योंकि जब तक हम ठीक ढंग से अपना प्रोफ़ेशनल काम सही समय पर और जितना टाइम हमने उसके लिए डिसाइड कर रखा है, उतने में नहीं करेंगे और पता चला 6 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है और मैं रोज़ 9 बजे ऑफ़िस से निकलता हूँ और 10 बजे घर पहुँचता हूँ और खाना खा के सो जाता हूँ, अगले दिन फिर से सवेरे आ जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं घर का उपयोग केवल सोने के लिए और 10 मिनट की बातचीत के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा पारिवारिक जीवन और उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अस्त-व्यस्त होंगी ही होंगी। बनिस्बत इसके कि हम डिसाइडेड टाइम फ्रेम में अपने टॉप वर्क को बेस्ट क्वालिटी से हैंडल करें, लेकिन उसके बाद हम निकल लें और अपने परिवार को हैंडल करें। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। एक फैमिली टाइम, फैमिली लाइफ,
उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे अपने जनरेशंस को, अपने बच्चों को कैसे ग्रो करना है, और आपका उनको लेके क्या विज़न है, उस पर भी आपको उतना ही सीरियस होना पड़ेगा, जितना आप अपने वर्क को लेके सीरियस हैं। इसमें ये मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैं बोल रहा हूँ, आप अपने टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से अपने वर्क की क्वालिटी ही रेज़ कर दें, सो दैट डिफाइंड टाइम जो आपको मिला है, उसमें आप उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आइए जानते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करने की सलाह देता हूँ। क्या स्टूडेंट, शुरुआत कर की नौकरी करने वाले यंगस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स या मिड एज्ड प्रोफेशनल्स, सबके लिए एक डायरी इज़ द टूल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको आपका डे प्लानर, वो डायरी होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम। आपको आपका डे प्लानर, एक डायरी खरीदनी चाहिए अगर अभी नहीं है आपके पास, और अपने दिन का प्लान, जो नेक्स्ट डे का प्लान है, उसमें लिखने की आदत होनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सोने से पहले वो अपना पूरा नेक्स्ट डे पर 10 से 15 मिनट लगाते हैं। जब हम लोग इतना सब काम कर सकते हैं, तो हम बहुत पीसफुली, ठंडे दिमाग से अपनी अंतिम गतिविधि जो दिन की होती है, जो कि हम अमूमन खाना-वाना खाने के बाद पीसफुली रात में अपना डे प्लानर निकालते हैं, और नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस समय पर करनी चाहिए, उसका एक पूरा प्लान अगर हम बना लेते हैं और उसको राइट अप कर देते हैं, तो विश्वास मानिए कि हम अगले दिन बहुत प्रोडक्टिव प्रोफेशनल की तरह अपने दिन को हैंडल करते हैं। और अगर हम रैंडम बगैर ये कार्य किए, ये ऐसे ही बगैर कुछ लिखे, नेक्स्ट डे सवेरे उठे, अपना अखबार पढ़ा और सोचना पड़े कि आज और ऑफिस पहुंच गए और वहां पर काम कौन सा करा जाए, अच्छा अच्छा बॉस ने ये मांगा है तो तुरंत ये देने लग गए और वो करने लग गए, दैट इज़ नॉट द वे। यानी आप स्ट्रक्चर्ड हैं ही नहीं, और आपका सारा काम बहुत बिखरा-बिखरा सा चलेगा। तो एक डे प्लानर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर लीजिए। और हमेशा अपनी टू डू लिस्ट बनाने की आदत डालिए। यानी आपके कार्यों की सूची, वो कार्य जो आपको करने ही करने हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप ये काम करके देंगे। आपको उसका पैसा मिल रहा है या आपकी वो ज़िम्मेदारी है, या जो भी कह लीजिए आप। आपकी टू डू लिस्ट, उसमें आपके अपने कार्य भी होंगे, यानी आपके प्रोफ़ेशनल कार्यों की टू डू लिस्ट अलग होनी चाहिए, आपके घर के कार्यों की टू डू लिस्ट अलग होनी चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके एक लिस्ट नहीं बनानी चाहिए। इसको सेग्रीगेटेड रखें, इसको बँटवारा करें। तो 2 चीज़ें मैंने बोली, आप अपना डे प्लानर बनाइए, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। देखिए, होता क्या है कि जब हम लिख देते हैं, तो हमारा दिमाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब तक हम किसी चीज़ को सोचते हैं, तो उसमें हम क्लीन नहीं रहते। बहुत सारे, क्योंकि दिमाग है, कभी एक आइडिया आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इट्स लाइक अ मंकी जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, कि एक बंदर दिमाग में उछल-कूद मचाए पड़ा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो कंक्लूड हो जाती है। उसमें श्योरिटी आ जाती है। तो लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है, और ये आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने में भी बड़ी मदद करता है। तो जो बात मैं कर रहा था, सबसे पहले अपनी अ, जब आपने टू डू लिस्ट बना ली, उसमें भी अब आपको अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करना है कि ये 3 काम, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि अगर मुझे 10 ही काम करने हैं या 12 करने हैं या 9 करने हैं, 8 करने हैं, ये आप डिसाइड करिए। देखिए, टू डू लिस्ट बनाना और एकदम से 25 काम उसमें डाल देना, और दिन के अंत में उसमें से आप केवल 7 काम कर पाए, 8 काम कर पाए, तो ये प्लानिंग का इश्यू हो जाएगा। ऐसा कभी मत करिएगा। आप बहुत प्रैक्टिकल होके, आपने कितने काम करने हैं, 10, 11, 12, 9 की एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, और उसमें भी आपको प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी वर्क डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और उनके बेसिस पर अपना प्लान बनाएं। ड्रॉ अ प्लान कि भैया, मुझे मालूम है कि मेरी ये प्रायोरिटी है, या लेट्स से घर पे कोई गृहिणी है, वो अपना व्यापार कर रही है या कोई काम कर रही है, लेकिन उसको अगर आज 12 बजे से 2 बजे के बीच में जाकर अपने बच्चे की फीस डिपॉजिट करनी है, और ये उसकी टू डू लिस्ट का पार्ट है,
तो वो काम तो वो 12 बजे से 2 बजे तक ही कर सकती, ना उसके पहले कर सकती, भले ही वो टॉप प्रायोरिटी वर्क हो, लास्ट डेट हो फीस डिपॉज़िट करने की, ना ही उसके बाद कर सकती है। तो हर चीज़, जिन-जिन चीज़ों में ऐसी टाइम की रेखाएँ हैं, उनको आप टाइम स्लॉट के हिसाब से अब अपने कामों को बाँटिए। तो ये भी एक टेक्नीक होती है कि डू द डिटेलिंग, एक प्लान बनाइए और उसकी पूरा विवरण बनाएँ। जैसा मैंने कहा था कि प्रायोरिटाइज़ योर वर्क बिटवीन योर अर्जेंट वर्क एंड इम्पोर्टेंट वर्क, यानी आपके जो अर्जेंट कार्य हैं उनको, अब पता चला कि आपको सच में अपने बॉस को कुछ देना ही देना है, बहुत अर्जेंट कोई प्रोजेक्ट आ गया है, उसने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट के अभाव में उनका अपना काम रुका हुआ है, तो नाउ दिस सडनली बिकम्स अ अर्जेंट वर्क। तो आपको अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बीच में अपने कामों को डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत फोकस्ड रहें। जितनी देर आप काम पर हैं, उतनी देर में अगर आप 8 घंटे की वर्क लाइफ में आए हैं, उनमें से साढ़े 4 घंटा, 5 घंटा आप केवल मेल्स चेक कर रहे हैं या मोबाइल चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, इन चीज़ों से आपको बहुत बचना चाहिए। आप जो टाइम आपने डिसाइड, आप सोशल मीडिया का टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप 1 घंटा जम के सोशल मीडिया करेंगे। आपके मित्रों की कॉल आ रही है, लोगों की कॉल आ रही है और आप सबको काम के बीच में ही सारा आंसर कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आप बड़े आधे-अधूरे दिमाग को अपने काम में ला रहे हैं। उससे बहुत अच्छा होगा कि, और ये बाद में आपकी आदत के बारे में मशहूर भी हो जाएगा कि आप एक ख़ास टाइम सबको कॉल बैक करने का रख लें, 1 घंटा कॉल बैक करने का रख लें कि इस दरमियान मेरे पास जितनी कॉल आएँगी, लेट्स से 10 बजे से 1:30 बजे तक, उनको मैं 15 मिनट कॉल बैक करूँगा, क्रिस्प कॉल में ये मेरा वर्क आवर्स है। तो 15 मिनट मैं उन सारी कॉल्स को कॉल बैक करके उनसे उनकी चीज़ें पूछ लूँगा। ये आइडिया रहता है कि कोई बहुत अर्जेंट चीज़ ना हो, कोई कुछ ना हो, तो इस तरह से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्टे फ़ोकस्ड रहिए और अपने डे प्लानर का पूरा लाभ उठाएँ। ये एक ऐसा टूल है, जो भी यूज़ करता है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जैसा मैं बता ही रहा था कि टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? अगर हम काम को 2 तरह से बाँटें, एक तो है अर्जेंसी और नॉन अर्जेंसी के लेवल पर, और दूसरा इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट के बेसिस पर, कि भाई अर्जेंट काम है या नॉन अर्जेंट काम है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम 2 दिन बाद भी करेंगे, चल जाएगा। अर्जेंट कामों में भी बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम है। अब उसके भी 2 टुकड़े किए गए कि अर्जेंट काम में क्या इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है तो यानी आज ही करके देना है। लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है, तुरंत क्या देना है। तुरंत में इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट है, 3 दिन से इस रिपोर्ट को देना था, हम नहीं दे पा रहे थे, हमने सोचा था आगे देंगे, इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज वो अर्जेंट हो गई है। हालाँकि वो है अभी भी नॉन इम्पोर्टेंट, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसको भी तो आज हैंडल करना है। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इन बीच में, जैसा आप इस स्क्रीन पर मेरे देख भी रहे होंगे कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में वर्क को डिवाइड किया गया है और साथ में ही इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट को। तो अब आपको इस बेसिस पे अपने कामों पर, अगर आप मान लीजिए उसमें नंबर 1 जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे, वो आपके ए वर्क हैं, ए लिस्टर वर्क हैं। जो अर्जेंट हैं लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप बी लिस्टर वर्क मान सकते हैं। जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उनको आप सी लेवल का वर्क मान सकते हैं। और जो ना ही अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, वो काम है जैसे फ़ोन कॉल्स करना, मेरे को लगता है कि दोस्त का कॉल आ गया, एक्स आ गया, इम्पोर्टेंट है पर्सनल रिलेशनशिप में, लेकिन ये उस टाइम का है। बट फिर भी अगर उनका कॉल आ गया तो अटेंड करना, उनको कॉल करना, 2 मिनट 5 मिनट की बात करना और शाम के लिए कह देना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉल पे घूमते रहना, सोशल मीडिया पे घूमते रहना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा नॉन अर्जेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क में आ जाता है। तो आप अपने जितने भी कार्य हैं दिन के या हफ्ते के, लोगों को अब धीरे-धीरे अगर आप आदत डालेंगे तो आपको आपका हफ्ता भी, वीक भी स्ट्रक्चर करने की आदत पड़ जाएगी कि इस हफ्ते में मेरे पास ये 40 काम टेंटेटिवली हैं, उनमें अर्जेंट ये हैं, इम्पोर्टेंट ये हैं, अर्जेंट ये हैं और नॉन इम्पोर्टेंट हैं। अर्जेंट नहीं हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, और क्योंकि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ये काम आगे जाके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम बन जाता है। तो आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसमें ए, बी, सी
डी क्लासिफिकेशन करना है और वो भी इसी आधार पर करना है, जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स होता है उस ढंग से। कुछ टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट की होती हैं, आइए उनके बारे में बातचीत करें कि क्या-क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं। इस बारे में सोचें कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। उसके बाद आप अपने कुछ गोल्स भी बनाइए भाई, सेट करें गोल्स को कि आप टाइम मैनेजमेंट से अचीव क्या करना चाहते हैं। आप क्या ज़्यादा टाइम अपनी, कुछ लोगों को जैसे नौकरी करनी है और उसके साथ-साथ एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये काम कर ही नहीं पाएँगे। जैसे कुछ लोगों को आज की तारीख में यंग जनरेशन वो नौकरी भी कर रही है और शाम को 4 घंटे का एक अपना बिज़नेस भी सेट कर रही है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो नौकरी छोड़ के ही बिज़नेस करें। ऐसे बहुत से यंगस्टर्स को आज मैं देख रहा हूँ, जो नौकरी भी कर रहे हैं और 3 से 4 घंटे का एक बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। तो ये सब वो तभी कर पा रहे हैं, जब उन्होंने बहुत अच्छे से अपने टाइम मैनेजमेंट के गोल्स सेट किए हुए हैं, लक्ष्य सेट किए हुए हैं और वो डिफाइंड हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जिन टेक्निक्स की हम बात करते हैं, आपको बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया था ना ABCD क्लासिफिकेशन, तो वैसे ही टॉप प्रायोरिटी वर्क आपके कौन-कौन से हैं, इम्पोर्टेंट काम कौन-कौन से हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। डायरी मैनेजमेंट बहुत फंडामेंटल टूल है इस सारी चीज़ का। आप जितना बेहतर ढंग से डायरी मैनेज करेंगे और डायरी मैनेजमेंट में केवल जैसे मैंने बताया भी कि रात में टू डू लिस्ट अगले दिन की बनाई जाती है या वीक की बनाई जाती है सैटरडेज़ को या संडेज़ को, तो ये केवल उतना ही नहीं है। ये आज के काम की एनालिसिस भी है। आज हम रात को तो कल का काम बना रहे हैं, लेकिन आज की काम की जो हमने लिस्ट बनाई थी, जो 10 काम डाले थे, उनमें से हमने कितने बेहतर तरीके से किए, कितने हम नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, और कल की प्लानिंग में फिर हम प्रैक्टिकल भी होने लगे और ठीक ढंग से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। भई पता चला हमने डिसाइड तो किया था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टाइम कोई रैंडम दोस्त आ गया और उसके साथ 1 घंटा हमारा चाय में चला गया, आराम से हम बैठे रहे, तो हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट काम छूट गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने वक़्त को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये देखें कि आप डायरी मैनेजमेंट को अच्छे से कर रहे हों, टू डू लिस्टिंग भी कर रहे हों और टाइम स्पेंड की एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। आप एक और चीज़ है कि जो थोड़ा-सा नॉन प्रायोरिटी वर्क है, जो आपके बगैर हो सकता है, उसको आपको धीरे-धीरे दूसरों को देना है, ट्रेन करके देना है। जैसे बहुत छोटे-छोटे काम मैंने देखा है घरों में भी, माएँ अपने बच्चों को 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चों को छोटे-छोटे काम वो डेलीगेट करने लगती हैं कि तुम ये कर लो, तुम एक तरह से उससे उन बच्चों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। छोटे-छोटे काम को हैंडल करने की एबिलिटी के बाद ही बड़ा काम हैंडल करने की एबिलिटी आएगी। तो वो भी कार्य हो रहा है और साथ में यहाँ पर मदर को कुछ अपने लिए टाइम मिल रहा है, कुछ बेहतर ढंग से वो अपना वक़्त यूटिलाइज़ करेंगी। हो सकता है कि वही सेम टाइम जो बच रहा है, उसमें बच्चे के ही लिए वो कुछ अच्छा-सा प्लान कर लें या जो भी है। तो आप देखेंगे कि आपको अपने काम को थोड़ा-सा डेलीगेट करने की आदत डालिए। अपने प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत होइएगा। कि पता चला मैंने शुरू में ही कॉशन डाल दिया था कि अक्सर मैंने देखा है कि जब आदमी डायरी मैनेजमेंट शुरू करता है और अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, कार्य की सूची बनाता है, तो उसमें इतने काम डाल देता है कि वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता है। और उसके बाद वो 2 दिन में 3 दिन में निराश हो जाता है कि यार कोई फ़र्क तो आ नहीं रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। काम ही नहीं हो पा रहे हैं, ये पहले भी नहीं हो पाते थे, अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको ये इम्प्रैक्टिकैलिटी से बचना चाहिए। आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकली टॉप प्रायोरिटी देन मीडियम प्रायोरिटी वर्क्स जो अर्जेंट और नॉन अर्जेंट मैट्रिक्स से आए हों, मैट्रिक्स से आए हों, उसके हिसाब से आपको अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है और पूरा प्रयास करना है कि आप उस पर स्टिक करें, उसको टालें नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तब जाके आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से कर पाएँगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रभावी युक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये एनालाइज़ करें कि मैं मेरा आज का दिन जो मैंने डिसाइड किया था, जो मेरा प्लान भी बना हुआ था, कल रात को जो मैंने डिसाइड किया था, वो कैसा गया? तो
एनालिसिस ऑफ टाइम स्पेंड बहुत ज़रूरी है, या मैं अपना वक्त अमूमन कैसे खर्च करता हूँ। अपनी हेल्थ के लिए लोग टाइम नहीं निकाल पाते और पुअर हेल्थ कंडीशंस के शिकार हो जाते हैं, लेकिन टाइम का इशू रहता है। वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से टाइम निकाल लें। तो आप कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं, आपको इस बात की एनालिसिस करनी चाहिए। आपको जो सिमिलर तरह के टास्क हैं, एक तरह के टास्क हैं, उनको एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो अगर जैसे एक बहुत छोटा घरेलू जैसा एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपको मालूम है कि वीक में आपको एक बार ग्रोसरी एंड देन वेजिटेबल्स एंड बाकी इस तरह के काम करने हैं, तो एक टाइम स्लॉट बना लिया कि एक्स टाइम पे सैटरडेज़ को हम इस समय से इस समय तक, ये हाउस मेंबर्स के लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है। कंसोलिडेट करें एक तरह के काम को और उनको वन शॉट करने की आदत डालें। किसी भी काम को ओपन एंडेड ना करें कि भई अर्जेंट काम है और हमको करना ही करना है। उस पे टाइम लिमिट डालें, हमको 2 घंटे में करना है। जैसे स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं और अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे के लिए मैथ्स लिखा है, फिर 1 घंटे के लिए फिज़िक्स लिखा है, और जब पढ़ने बैठे तो 2 घंटे की जगह वो आज मैथ्स 4 घंटे को पढ़ गए। तो टाइम भले ही उन्होंने उतना दिया है, लेकिन उन्होंने फिज़िक्स के टाइम को डिफ़ाई किया। तो एज़ ए रिज़ल्ट अगर आप किसी चीज़ में कम टाइम डालेंगे तो वो कमज़ोर होगी, और बाद में ये होने लगता है कि मुझे फ़िज़िक्स में मज़ा नहीं आता, भाई आप उसमें टाइम भी कम देते हैं और आपका टाइम टेबल भले ही बना हुआ है, लेकिन आप उस पे एडहियर नहीं करते हैं, उस पर चिपक के नहीं रहते। तो आपको टाइम लिमिट्स भी डालनी होंगी और उनको एडजस्ट करना होगा। अगर मैंने 1 घंटे का एक्सरसाइज़िंग डाल रखा है, तो मेरे को उस 1 घंटे में ही एक्सरसाइज़िंग करनी होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि हम 2-2 घंटा एक्सरसाइज़ करने लगेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हम उसको बिल्कुल नहीं करें या उस टाइम को किसी और चीज़ को दे दें। टाइम के बॉक्सेस होते हैं, आपको उनको ऑनर करना होगा। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत करिए कि एक हाथ से फ़ोन चल रहा है, दूसरे हाथ से मेल चल रही है और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्क भी करते जा रहे हैं, बिल्स भी साइन करते जा रहे हैं। ये बहुत टू मच हो जाता है और उसमें बहुत आधा-अधूरा कार्य 2-3 जगह डिवाइड हो जाता है। हम में से बहुत कम लोग इतने दक्ष होते हैं कि इस तरह से दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। दिमाग सबसे बेहतर फ़ोकस्ड होकर ही प्रयोग में लाया जाता है, तो फ़ोकस्ड रहें, मल्टीटास्किंग ना करें, बहुत सारा बफ़र्स ना क्रिएट करें और थोड़ा संगठित रहें, ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँ। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फ़ोन कॉल्स से लेकर सोशल मीडिया तक, टीवी व्यूइंग तक, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को कोशिश करें अवॉइड करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इंटरनेट में 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब एक बहुत राइट साइड ऑफ इंटरनेट है और दूसरी बहुत रॉन्ग साइड ऑफ इंटरनेट है। तो आपको ये तय करना है कि आप कितना समय इस तरह की गतिविधियों में डालते हैं और वो भी किस तरह से डालते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ, आज जैसे हम लोगों ने जो बातचीत की है, वो समय प्रबंधन कैसे किया जाता है के बारे में बात किया, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, इस बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व क्या है और हम कैसे कर सकते हैं प्रबंधन। कुछ टूल्स एंड टिप्स के बारे में जो बात हुई और टाइम मैनेजमेंट के ट्रिक्स के बारे में बातचीत की गई। टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स मैंने दिखाया था कि कैसे अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट के बेसिस पर हम अपने वर्क्स को सेग्रीगेट करते हैं, उनको ए, बी, सी, डी क्लासिफिकेशन देते हैं और कुछ टिप्स जैसे कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, डायरी मैनेजमेंट कैसे करें, टू डू लिस्टिंग कैसे करें, कैसे फ़ोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्शन का पार्ट ना बनें, मल्टीटास्किंग ना करें। दोस्तों, एक उद्यमी के तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अ, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बना रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बिजनेस प्लान होते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स जो हमको बैंक्स में या फंडिंग एजेंसीज पे या अपनी टीम्स के साथ डालने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं, वो कैसे बन रहे हैं। लेखन और प्रलेखन की, यानी राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की, कि कैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाता है और उनको उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो आइए जानते हैं। इस सत्र के अंत तक मैं आपसे लेखन और परिलेखन की परिभाषा के बारे में बात करूंगा और क्या वेरियस स्टेप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैं
और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन? अ, हिंदी में पढ़ के बताऊँ कि एक दस्तावेज जो लिखित हो या मुद्रित हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, अ, उसमें फैक्ट्स क्या हैं और उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे है। एक पीस ऑफ रिटन, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक होता है ये। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यानी ये जानकारी प्रदान करता है और एविडेंस प्रदान करता है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह भी सर्व करता है। हम मेल भी लिखते हैं तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो एक जानकारी है, फैक्ट्स हैं और वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के कीपिंग के भी काम आता है। तो क्या-क्या स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के? तो ये एक 5 स्टेप्स की एक प्रक्रिया होती है और बारी-बारी से हम लोग जानेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है और इसको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो लिखना है, उसकी योजना बनानी चाहिए। प्लान योर डॉक्यूमेंट। उसकी योजना क्या है? अ, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, किसको टारगेट कर रही है? क्या आप फंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? क्या आप अपनी टीम को के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? क्या आप जनरल पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, दस्तावेज बना रहे हैं? तो क्योंकि जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट होगा, उसी तरह से उसका उद्देश्य बदल जाएगा, उसकी शैली बदल जाएगी, बात लिखने का लहज़ा बदल जाएगा कि चीज़ें बदल बदल जाएँगी। पता चला कि मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मुझे किसी बिज़नेस स्कूल को एक स्पीच देनी है, इसलिए बना रहा हूँ। तो मेरी बातचीत का तरीका बदल जाएगा, उसमें उसमें जो चीज़ों को मैं शामिल करूँगा वो बदल जाएगा। अगर यही काम मैं किसी प्रोफ़ेशनल कॉर्पोरेट हाउस के लिए कर रहा हूँगा तो मेरा कहने का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं किसी अपने व्यापार के लिए फंडिंग माँग रहा हूँ तो मेरा कहने का तरीका बदल जाएगा। तो हमें अपना डॉक्यूमेंट प्लान करना है, क्योंकि उसके बेसिस पर हमारा उद्देश्य क्लियर होता है। दूसरा, अब क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट प्लान कर लिया, दस्तावेज प्लान कर लिया कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब उसकी रिसर्च शुरू होती है कि भाई उदाहरण क्या हैं, एग्ज़ाम्पल क्या हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसके उदाहरण क्या हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसका डेटा पॉइंट क्या है, क्या-क्या अवेलेबल है, क्या-क्या नहीं अवेलेबल है और हमको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, सो दैट हमारा जो दस्तावेज है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होने जा रहा है, वो एक पावरफुल दस्तावेज बने, एक वो करेक्ट डॉक्यूमेंट हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसमें हमको ये देखना है कि कैसे हम उसमें फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें माइंड मैपिंग किस तरह की गई है, कैसे मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, नहीं करना है, किस तरह का मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, क्या ऑडियो वीडियो बनाना है, क्या पिक्चर से ही काम हो जाएगा, क्या प्रेज़ेंटेशन है ये, या क्या केवल एक ऐसे जैसा राइट अप करना है, क्या है, छवियों का कैसा उपयोग करेंगे, वीडियोज़ का कैसा उपयोग करेंगे, इस बारे में हम जानते हैं, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है वो आपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन, अगर मेरे को प्रेजेंटेशन भी देना है तो फिर मैं उसकी आउटलाइन डिसाइड करता हूँ कि भाई पहले तो ये है क्या, थीसिस है या पेपर है या लेटर है ऑर्गेनाइजेशन को, या कोई लॉजिकल ऐसे है या रिसर्च का प्रपोजल है या एप्लीकेशन है, ये क्या है। तो इसके बेसिस पर मैं वो पूरी आउटलाइन बनाता हूँ कि भाई क्या पहले आएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फिर बीच में मिड सेक्शन क्या होगा, देन लोअर सेक्शन क्या होगा और कंक्लूड कैसे करेंगे, इस सारी बातों को बात करते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन उसकी आपको तैयार करनी है और उसका जैसा बता भी चुका हूँ कि उसका टॉप सेक्शन क्या होगा, उसका ओपनिंग कैसा होगा, उसका मिड सेक्शन कैसा होगा, उसका एंड सेक्शन कैसा होगा और कैसे कंक्लूड करेंगे का पूरा रेखांकित करना होगा आपको अपने दस्तावेज के लिए। अब चौथा स्टेप जो होता है वो लिखने का स्टेप होता है कि भाई आप जितनी जानकारी आपने इकट्ठी की थी स्टेप 2 में, उसको और अपनी आउटलाइन के बेसिस पर आप उसको लिख कैसे रहे हैं? किस-किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कैसे अपनी लेखनी को आप पावरफुल बना रहे हैं? आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? किन इडियम्स एंड फ्रेजेज़ का उपयोग कर रहे हैं? कैसे एग्ज़ाम्पल उसमें डाल रहे हैं जिससे जिस भी व्यक्ति को वो टारगेट कर रहा है, भाई हर कम्युनिकेशन किसी ख़ास ऑडियंस को टारगेट करता है। तो
जिनको वो टारगेट कर रहा है, उनको वो बात कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आए, एक चीज़, और समझ आने के बाद वो अपना प्रभाव छोड़े। अगर हम कोई स्पीच भी देते हैं, तो एक अपनी बात को कहने का तरीका और अंत में वो प्रभावशाली हुई कि नहीं, उसकी वजह से वो कार्य हुआ कि नहीं, हर चीज़ का एक एजेंडा होता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उनके बेसिस पर राइटिंग द डॉक्यूमेंट का स्टेप पूरा किया जाता है कि दस्तावेज को लिखने का कार्य किया जाता है। अगला जो जो 5वां चरण होता है डॉक्यूमेंटेशंस के स्टेप के लिए, प्रलेखन के लिए उठाए गए कदमों का हम ज़िक्र कर रहे हैं, चरणों की बात हो रही है। तो जो 5वां स्टेप होता है वो है एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट। आपने लिख तो लिया, लेकिन अब उसमें क्या जोड़ना है, क्या ज़्यादा लिख गया है उसको हटाना है, किन वाक्यों को पुनः रीस्ट्रक्चर करना है कि वो बात नहीं बन पा रही है, उनको राइट ढंग से रीस्ट्रक्चर करना है, कैसे शफलिंग करनी है, कहीं स्टेटमेंट्स की शफलिंग करनी कि नहीं यार इसको ऊपर ही लिख दो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बार शुरुआत में ही आ जाए और उसके बाद फिर से इसको लास्ट में भी डाल देते हैं, तो फिर से रिपीट हो जाएगी, तो बात पूरी-पूरी हो जाएगी। तो क्या हटाना है, क्या रखना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना होता है। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये 5 चरण की प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो आपको अपने दस्तावेज की योजना बनानी है कि ये उसका उद्देश्य क्या है, किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आपको उसके बारे में रिसर्च और अनुसंधान करना चाहिए कि भई इसमें फैक्ट्स क्या हैं, एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, कहाँ कैसे हो रहा है, वैश्विक स्तर पर बात करनी है, प्रादेशिक स्तर पर करनी है, देश के स्तर पर करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन बनाते हैं, कि उसको रेखांकित किया जाए। उसके बाद आप उसको अपनी राइटिंग के वर्क पे आ जाते हैं, आप दस्तावेज को लिखना शुरू करते हैं। और जो सबसे अंतिम प्रक्रिया है कि डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है जिससे वो कंप्लीट लगे, प्रभावशाली लगे और अपना कार्य कर सके। आइए जानते हैं कि एक बिज़नेस प्लान के क्या एलिमेंट्स होते हैं कि बिज़नेस प्लान एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सबसे बड़ा टूल है एक बिज़नेस के शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो बिज़नेस प्लान एक दस्तावेज जब हम क्योंकि आज इस सेशन में बात कर रहे हैं कि कैसे दस्तावेज को लिखा जाए और डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाएँ। जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस डॉक्यूमेंट मेरी समझ में बिज़नेस प्लान होता है। तो आइए समझना शुरू करते हैं कि उसके क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले एग्ज़ीक्यूटिव समरी होती है। अब एग्ज़ीक्यूटिव समरी क्या चीज़ है? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अगर मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बहुत सीनियर प्रोफ़ाइल पर जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जा रहा है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन पे जा रहा है या कंपनी के टॉप बॉसेस पे जा रहा है या हाई क्वालिटी फंडिंग एजेंसी के टॉप बॉसेस पे जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास बहुत समय नहीं होता है, बहुत कम शब्दों में, बमुश्किल 1 पेज या डेढ़ पेज में या 2 पेज में एट द मैक्सिमम आपको अपने प्रपोज़ल की, अपने जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसकी समराइज़्ड वर्ज़न क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी होती है। तो एग्ज़ीक्यूटिव समरी टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स के लिए होती है कि वो पूरी कहानी नहीं पढ़ पाएँगे, उनके पास इतना समय नहीं होगा। तो इस प्रपोज़ल का, इस बिज़नेस का क्या है ये बिज़नेस? ये अभी कैसा है? 2 लाइन में ये बताया जाए, देन अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हम कैसे करेंगे? हमारा यूएसपी क्या है? हमारा मेन पॉइंट क्या है? और उस मेन पॉइंट की वजह से क्या होने जा रहा है कंज़्यूमर लेवल पर और कंपनी लेवल पर और उससे कितना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? मुनाफ़ा एक ऑब्जेक्टिव है, मार्केट शेयर एक ऑब्जेक्टिव है, अन्य चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं। तो उससे कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा और क्या मेरी ज़रूरत है? मुझे रिसोर्स के तौर पर क्या चाहिए या मेरी क्या रिसोर्स रिक्वायरमेंट है? तो इन चीज़ों को हम एग्ज़ीक्यूटिव समरी में बहुत क्रिस्प ढंग से हैंडल करते हैं, बहुत संक्षिप्त ढंग से हैंडल करते हैं। जो दूसरा अवयव होता है, जो कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, वो है अपॉर्च्युनिटी कि भाई अवसर के बारे में बात करें कि कौन-सी कैटेगरी है, अभी किस स्टेज पर है, क्या बहुत ग्रोथ चल रही है वहाँ पर? जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करें या चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, तो क्योंकि इंडिया ने 2027 से 2030 तक बहुत
बड़े लक्ष्य ले रखे हैं एज ए कंट्री कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन 70% तक पहुंचा देंगे, यानी 100 में 70 लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मिलने लग जाएंगे। अगर इस तरह से कन्वर्जन होगा ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में, हम 40% तक पहुंच जाएंगे कि यानी 100 गाड़ियां अगर बिक रही होंगी तो 40 गाड़ियां ईवी बिक रही होंगी। इस तरह के आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसा मार्केट बनने जा रहा है, तो यानी एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है ईवी कैटेगरी में और बहुत तगड़ी सेल्स आने जा रही है अगले 5 साल में। लेट्स से ये इंडस्ट्री 200 गुना से बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये एक बड़ा अवसर है। तो किस तरह का अवसर क्रिएट हो रहा है, क्या साइज ऑफ मार्केट है, इस बारे में हम अपॉर्चुनिटी के अपने एलिमेंट में बात करते हैं। अब जो एग्जीक्यूशन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करी जाती है कि भाई हमारे ऑपरेशनल गेम प्लान क्या रहेंगे, हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हमारी टीम साइज़ क्या होगा, हमें कहाँ कितने प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जो भी चीज़ें हमें एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम अपने एग्जीक्यूशन वाले एलिमेंट में करते हैं, उस पॉइंटर में करते हैं बिजनेस प्लान के। एक कंपनी सारांश भी आता है कि भाई कंपनी की समरी क्या है, कंपनी लेवल पर जिस भी प्लान की बात हो रही है, जिस भी प्लान की बात हो रही है, कंपनी लेवल पर वो कैसा दिख रहा है, उसका समराइज्ड वर्जन क्या है, कि क्या होने जा रहा है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इससे कंपनी किन-किन चीज़ों को कंपनी देगी, या मतलब उसको रिसोर्स प्लानिंग में क्या कंट्रीब्यूट करना होगा और कैसे हो रहा होगा, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कंपनी सारांश वाले अवयव में, उस वाले एलिमेंट में होता है, उस कंपोनेंट में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लान क्या है? अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, इस कागज़ में, ये अपने आप में 5-7 पेजेज़ की कम से कम चीज़ होती है और इसमें आप अपने प्रोजेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि भई क्योंकि हमारी सेल्स एक्स होने वाली है, ये प्रॉपर प्रोजेक्टेड पी-एन-एल स्टेटमेंट्स की बात होती है कि हमारा पी-एन-एल ऐसा रहने वाला है, यानी हमें इस तरह के सेल्स की उम्मीद है और इतना हमारा रेवेन्यू आएगा और इतना हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट होगा, यानी कॉस्ट काट के और खर्चे काट कर हम यहाँ पर ठहरेंगे और उसके बाद इतना हमारा डेप्रिसिएशन में निकल जाएगा और पहले साल इतना होगा और दूसरे साल इतना होगा और तीसरे साल किस किस तरह से होगा, और या इवन लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान भी है तो 7-8 साल में क्या हो रहा होगा। तो ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ टूल हो जाता है कि पी-एन-एल के बारे में बातचीत होती है। दूसरा, जैसा-जैसा पी-एन-एल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में मदद मिलेगी कि भाई इतना रेवेन्यू अगर आएगा तो फाइनेंस वाला फिर बजट कर लेता है कि इतना नहीं आया तो 80% आएगा, तो बचा हुआ कहाँ से फीड करेंगे, या जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा आ गया तो कैसे हैंडल होगा। तो कैश मैनेजमेंट कैसे हो रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हमको कैश की कैसे रिक्वायरमेंट आने वाली है, कि रेवेन्यू आ रहा होगा तो प्रोडक्ट या सर्विस से आ रहा होगा, वो कॉस्ट खर्च हो रही होगी प्लांट के लेवल पर, प्रोडक्ट के लेवल पर, या लोगों के लेवल पर कॉस्ट का खर्चा हो रहा होगा, ट्रेनिंग्स में खर्चा हो रहा होगा। तो इतना सारा जो कैश होगा, कैसे फ्लो कर रहा होगा कंपनी लेवल पर, और जो हमारी कैश की रिक्वायरमेंट होंगी वो कब-कब, कहाँ-कहाँ से फीड हो रही होंगी। तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये सारी वित्तीय योजना इस एलिमेंट का पार्ट होती हैं। बिज़नेस प्लान में फाइनेंशियल प्लान क्या है, आप उसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं। देन फाइनली अपेंडिक्स का पार्ट होता है, यानी अनुबंध, यानी आपने किन-किन चीज़ों को से रेफ़र किया है, असम्पशन्स क्या हैं, आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, किन जगहों से आपने डेटा उठाया है, क्या आपके प्रेडिक्शंस जो हैं, उनका सोर्स क्या है, कितना रियलिस्टिक सोर्स है, कितना करेक्ट सोर्स है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आपने कोई भी एक हाइपोथेसिस बना के दे दी है और उसके बेसिस पर वो फैसला ले लेगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो होने क्या जा रहा है, वो ये देखता है कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आप अपने अपेंडिक्स में इस तरह की सारी चीज़ें, आप जो अनुबंधित है, उसमें आप इस तरह की सारी चीज़ें लिखते हैं कि मैंने ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ किया है, और उसकी बाकायदा डिटेल्स दी जाती हैं सो दैट अगर किसी भी हाइपोथेसिस में, किसी भी असम्पशन में, अगर किसी को रेफ़र करना हो कि आप ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट से ग्रोथ आएगी, आप कि किस बिहाफ़ पे कह रहे हैं, किस माध्यम से कह रहे हैं, तो आप अपना माध्यम तुरंत बताएँगे कि भई आप अपेंडिक्स में जाइए और
इस जगह पर मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो एक बिजनेस प्लान के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और इस तरह से एक अच्छा बिजनेस प्लान लिखा जाता है कि एक उसकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है, एक उसमें अपॉर्चुनिटी के साइज और उस मौके के बारे में बातचीत हुई होती है, एक उसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, क्रियान्वयन कैसे होगा प्लान का, इस बारे में बातचीत होती है। कंपनी का सारांश क्या है, समरी क्या है कंपनी लेवल पर, कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत की और अपेंडिक्स में हम उन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, कुछ उस बारे में भी बातचीत हो जाए। तो आप हमेशा कॉल टू एक्शन यानी कर्म वाच्य के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट को कंक्लूड करें। ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, उसको आशावादी ढंग से आप जो व्यक्ति उसको पढ़ रहा है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको उस तरह से छोड़ना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट को कंक्लूड करना चाहिए। आप प्रयास करें कि अपने डॉक्यूमेंट में सिंपल विजुअल्स भी डालें। उससे बहुत बार केवल लिखा हुआ देखने से थोड़ी मोनोटनी आती है, बोरियत होने लगती है और वो बात उतने सही तरीके से कह भी नहीं जा सकती। कई बार एक चित्र अपनी बात 100 गुना बेहतर तरीके से कर देता है। तो अपने डॉक्यूमेंट में विजुअल्स का उपयोग करिए। अच्छे टाइटल्स और बुलेट पॉइंट्स बनाइए। कई बार अच्छे टाइटल्स और बुलेट पॉइंट्स से ही पूरी बात समझ में आ जाती है। तो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो टाइटल्स और बुलेट पॉइंट से समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या फ्लो है थॉट्स का। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा टफ शब्दावली का उपयोग ना करें, बहुत मुहावरों का उपयोग ना करें। बोलचाल में मुहावरे बहुत प्रभावी होते हैं, रिटन में उसका बैलेंस्ड उपयोग होना चाहिए और पुनः प्रदर्शन मानक का भी प्रयोग होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी उसमें डिफाइन कर सकें। आज इस सेशन में हम लोगों ने बात की है डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। हम लोगों ने ये भी बात की है कि क्या स्टेप्स होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाए जाने चाहिए, जिनके थ्रू जिन 5 स्टेप्स की हम लोगों ने बात की कि वो डॉक्यूमेंटेशन करने के स्टेप्स होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करने को डॉक्यूमेंटेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रलेखन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में भी हम लोगों ने बात की। मित्रों, मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट लिखने बैठेंगे, चाहे बिज़नेस प्लान लिखने बैठेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है कि कैसे एक बेहतर बिज़नेस राइटिंग हो और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा। जो लोग अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए ज़ूम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मुझसे वन ऑन वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा देश भारत सन 1998 से ही दूध और दूध के उत्पादों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि कर रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में भारत दुनिया भर में डेयरी उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए डेयरी से संबंधित गतिविधियां रोजगार और आय के बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में आज हम आपको बिजनेस पाठशाला के माध्यम से कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है मेडिकेटेड घी। वचड़ी घृता का उपयोग औषधीय घी और इसकी सामग्री को प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, अष्टांग हृदय, भारत भौषजय रत्नाकर और भाव प्रकाश बिंघटू आदि में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। हरित की और शंख पुष्टि का प्रयोगात्मक रूप से एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी एंड मेमोरी एनहांसर एक्टिविटीज, वेदांग ने एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी और शिंथू में
न्यूट्रोपिक न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में देखा गया है कि अपाम मार्ग में एंटीपाइलेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट की पुष्टि की गई है। क्षति ने एंटीऑक्सीडेंट और नाट्रोपिक एक्टिविटी को प्रूव किया है। वीजी के अवयवों का सीएनएस पर अधिकतम प्रभाव होता है, जैसे कि न्यूट्रोपिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीपाइलेप्टिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीऑक्सीडेंट आदि। इन्हीं गुणों की वजह से मेडिकेटेड घी की डिमांड मार्केट में काफी तेजी से बढ़ गई है। लोगों में अपनी सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी है और नए स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मेडिकेटेड घी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 100 से 150 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के सेटअप के लिए 11 से 16 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और साथ ही 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 मैन पावर और लगभग 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आप यही सोच रहे हो ना कि इस बिजनेस से आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो आपको बता दें कि आप इस बिजनेस से 25 से 30% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है योगर्ट यानी दही। योगर्ट एक ऐसा डेयरी उत्पाद है जिसे दूध के बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के माध्यम से बनाया जाता है। योगर्ट बनाने में जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे योगर्ट कल्चर कहा जाता है। इन बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है, जो मिल्क प्रोटीन पर योगर्ट को टेक्सचर, विशेषता और स्वाद प्रदान करने का कार्य करता है। आमतौर पर गाय का दूध ही दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध हो पाता है, इसलिए योगर्ट मेकिंग में भी सबसे अधिक इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जहां स्थानीय तौर पर भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, याक इत्यादि जानवरों का दूध उपलब्ध होता है, वहां पर योगर्ट बनाने के लिए इनके दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को समरूप किया जा सकता है और यहाँ तक कि पेस्चराइज्ड मिल्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग प्रकार का दूध इस प्रक्रिया में अलग अलग रिजल्ट देता है। अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो योगर्ट हमारी बोन्स, वेट लॉस, फास्टर वर्कआउट रिकवरी, कंट्रोल ब्लड प्रेशर और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इन्हीं फायदों के कारण दही की काफी ज्यादा मांग है। ऐसे में अगर आप योगर्ट मेकिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 2000 से 2500 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 3000 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 13 से 15 वर्कर्स की जरूरत होगी, ताकि आप अपना बिजनेस आसानी से रन कर सके। रही बात इन्वेस्टमेंट की और उससे मिलने वाले मुनाफे की, तो आपको बता दें कि इस बिजनेस के लिए 37 लाख से 42 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 10 से 15% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये तो हुई योगर्ट की बात। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्वीट डिश की जिसे लोग खूब चाव के साथ खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेड़ा मेकिंग की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्वीट डिशेस की तरह तरह की वेराइटीज उपलब्ध है। अन्य मिठाइयों में से पेड़े की उत्पत्ति मथुरा से हुई और अब इसकी मांग देश के हर हिस्से में होती है। मीठा भारत में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कोई पवित्र अनुष्ठान हो, समारोह हो, मेहमानों की मेजबानी हो या परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो, मिठाई आवश्यक होती है। हमारा खाना बिना मीठे के अधूरा होता है और पेड़ा सभी को खास तौर से काफी ज्यादा पसंद होता है। इसका उपयोग पवित्र स्थानों पर प्रसाद के रूप में भी किया जाता है और यह सबसे पुराने प्रकार की मिठाइयों में से एक मानी जाती है। अगर आप इस शानदार बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 400 से 450 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ 21 से 26 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जहां 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 18 मैन पावर और 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी। रही बात मुनाफे की, तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा।
जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।